नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आरोग्यम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्वास्थ्य विषय पर जो धीरे धीरे हमारे समाज में बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। असंक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इनमें आते हैं हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां। इनके बढ़ते खतरे को देखते हुए आज हम जानेंगे इनके प्रमुख कारण क्या हैं, इनका जोखिम क्यों बढ़ रहा है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा बदलाव लाकर इनसे बच सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक, ex-CMHO और वर्तमान में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नंबर 1 बीकानेर से डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही जरूरी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, असंक्रामक रोग, जिनमें की लगभग सभी गंभीर बीमारियां आती हैं और जिनसे कि हम सब लोग अवगत हैं, उनसे परेशान भी होते हैं और ये बीमारी लंबी भी चलती है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि असंक्रामक या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं और इन्हें साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उन रोगों को कहा जाता है जो असंक्रामक होते हैं, गैर संचारी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैली जाती, लेकिन कुछ कारणों से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। जैसे कि वंशागनुत कुछ डिजीज ऐसी है जो सेक्स में अलग अलग मेल और फीमेल में होती है। कुछ ऐसी है जो अपनी ये बीमारी क्रोनिक जो अपनी डिजीज है ये लाइफ स्टाइल से संबंधित है। जैसे अगर हमारी जीवन शैली जो है वो अगर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ जीवन शैली है, तो उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का खतरा रहता है। और ये क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक इलनेस है, यानी लंबे समय तक रहती है, लगातार रहती है, इसलिए इनको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल इसलिए कहते हैं कि ये एक व्यक्ति से दूसरे से नहीं फैलती, जबकि कुछ कारणों से ये फैल रही है। इन्हें साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे इसमें प्रमुख जो रोग हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, जैसे हृदय संबंधी हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक या डायबिटीज मेलाइटस हैं, कैंसर हैं। उसके अलावा जो भी ये डिप्रेशन भी इसमें आती है। कई बीमारियां ऐसी है जो इसमें एनसीडी के जो प्रमुख डिजीज में नहीं आती, लेकिन वो भी एनसीडी के सब में शामिल की जाती है। उनका प्रमुख कारण साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण जो है वो काफी देरी से आते हैं। व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, उनको मालूम नहीं पड़ रहा, उसके कोई लक्षण नहीं आ रहे। शुगर का पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटिस अगर उसको हो गया है लेकिन शुरुआती उसको लक्षण नहीं आए तो चिकित्सक के पास जाएंगे नहीं। या जैसे कि कैंसर के जैसे शुरुआती लक्षण नहीं आते, उसको व्यक्ति को पता नहीं चलता, या ना चिकित्सक के पास गए तो उन्होंने उसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई समय पर, तो उनके लक्षण बाद में आते हैं। और कुछ बीमारी ऐसी है जिनकी काफी देरी से आते हैं, जब तक कि वो देर हो चुकी होती है, तो इसलिए उनको साइलेंट किलर कहा जाता है। बिल्कुल। किन प्रमुख कारणों से जो सबसे गंभीर बीमारियों में हृदय रोग या डायबिटीज या कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हैं, इनके प्रमुख कारण क्या रहते हैं? एनसीडी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसा कि मैंने कहा, कार्डियोवास्कुलर, मुख्य तौर पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और साथ में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज भी हैं, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और अस्थमा के जैसे हैं। ये सारी क्रोनिक डिजीज में आते हैं। तो इनके प्रमुख कारण एक तो जीवन शैली, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो इन रोगों से बचा जा सकता है। कुछ कारण तो ये हैं जो कन्वर्टेबल नहीं है, यानी कि वापस उसको अपने सही नहीं कर सकते, जैसे कि वंशागनुत है या कोई सेक्स रिलेटेड जैसे कुछ है, या अपनी एरिया है, जैसे उस कुछ एरिया में कुछ डिजीज होती है, वो तो अपने रोगी के हाथ में नहीं होता है कि उसको वापस हम कन्वर्ट कर सकें। लेकिन ज्यादातर डिजीज ऐसी हैं, ज्यादातर रोग ऐसे हैं जो हम स्वयं अपनी अगर लाइफ स्टाइल या जीवन शैली को अपने स्वस्थ रखें या नियमित रूप से व्यायाम करें, या व्यसन है जैसे तंबाकू का इस्तेमाल, स्मोकिंग, शराब वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, ये अगर लक्षण है, और अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, और निष्क्रिय लाइफ स्टाइल है, एक्टिव है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं अपना रहे, तो वो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इससे हम बच सकते हैं। अगर शुरुआत में अगर इससे एनसीडी से बचना है तो ये सारी हमारे रोगी के या व्यक्ति के हाथ में होता है कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और व्यसन छोड़ दें, और जो भी नुकसान करता है उससे अगर परहेज करें तो इससे बचा जा सकता है। यानी कि आधुनिक जीवन शैली तो निश्चित रूप से जैसे कि जंक फूड लेना या तनावग्रस्त होना और शारीरिक व्यायाम ना करना, ये सब तो प्रभावित करती ही है। एनसीडी को सबसे ज्यादा यही प्रभावित कर रही है। अब यदि हम बात करें
हार्ट डिजीजेस की, क्या हार्ट डिजीजेस जेनेटिक कारण ही होते बिल्कुल, हैं या जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं जेनेटिक इनके? कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो एनसीडी में जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये अपनी लाइफस्टाइल से जो हमारे संबंधित। जीवन संबंधित ज़्यादा है, जीवन शैली से संबंधित ज़्यादा है। आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पहले हम लोग जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ आउटडोर गेम्स होते थे। आजकल आउटडोर गेम्स भी खत्म हो गए। बिल्कुल। छोटे बच्चों में भी आप देखेंगे तो मोटापा बढ़ रहा है, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल और इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इंडोर जो खाली बैठे बैठे गेम्स वो ज़्यादा खेल रहे हैं, वो आउटडोर गेम्स खत्म हो गए, यानी कि शारीरिक जो और श्रम है। कम उम्र से ही वो चीज़ आजकल शुरू हो जाती है। एक छोटा बिल्कुल बच्चा भी है, बिल्कुल, वो भी फ़ोन लेके बैठा है, उसकी शारीरिक गतिविधि भी कम हो गई फ़ोन है। लेके बैठे हैं उसमें जो वो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर्स पे ज़्यादा बैठे हैं, तो बिल्कुल निश्चित बिल्कुल रूप से एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है जी। वो इन सबको और प्रभावित साथ करती है। में बैठे बैठे वो जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ले रहे हैं और सारी ऐसी ले रहे हैं जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल। इससे ये बीमारियां बढ़ने का ज़्यादा खतरा है। आपने बात करी जी लंग संबंधी डिजीजेस की या अस्थमा, तो अभी जो प्रदूषण और पर्यावरणीय कारक हैं, क्या ये भी इनको प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से करते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली में या अपने यहाँ बीकानेर में भी कुछ जगहों पर और एक्यू लेवल। विशेषकर इस समय में जब जैसे हम स्मॉग देखते हैं, जब बिल्कुल फॉग और स्मोक दोनों मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण दोनों को मिला के बढ़ जाता है, तो बिल्कुल ये प्रभावित करता है। निश्चित रूप से ये जैसे कुछ एयर पोल्यूशन है, वाटर बोर्न पोल्यूशन है जी और जैसे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का जैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी उसी में आता है पोल्यूशन में। तो ये बिल्कुल। निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी इससे हो सकती है। रेस्पिरेटरी इलनेस, क्रोनिक ऑब्स्टेट्रिक लंग डिजीज, सीओपीडी या अस्थमा, ये इसके प्रदूषण की वजह से ज़्यादा होने का खतरा रहता है। और केमिकल या पेस्टिसाइड्स की यूज़ कर रहे हैं तो लीवर पर असर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर करता है, ब्रेन पर असर करता है। जी। विशेषकर छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं, प्रदूषण से रह यानी रहे हैं कि तो। एयरबोर्न डिजीजेस और वाटरबोर्न डिजीजेस ये सब नॉन कम्युनिकेबल में आती हैं। जी बिल्कुल। नहीं, सारी नहीं आती, कुछ इन्फेक्शियस हैं। जैसे वाटर बोर्न में जैसे प्रदूषण की वजह से अगर अपने टाइफाइड हो गया या कोलेरा या अब जॉइंडिस हो रहा है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, तो वो तो लेकिन है इसी वजह से कि वो प्रदूषण या उनके मिलावट हुआ तो उसकी वजह से स्वास्थ्य पर। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम अब आ गया है और बदलते हुए मौसम के अंदर ऐसी कौन से असंक्रामक रोग हैं जो ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? संक्रामक रोगों में सबसे ज़्यादा तो सर्दी की, बढ़ती हुई सर्दी में चूंकि हमारी जो आर्टरीज हैं, जो हमारे खून की जो वाहिनी है, रक्त वाहिनी है, वो सिकुड़ जाती है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी रहता है इसमें। अगर बुजुर्ग हैं और पहले से अगर उनके डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हृदय रोगी हैं, तो उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है और ये ज़्यादा फैटी मील्स वगैरह से बचना होता है और थोड़ा इनएक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं अपनाएं, थोड़ा एक्टिव रहें। हाँ, सुबह जल्दी जैसे अगर सर्दी है तो उसमें नहीं बचना चाहिए, लेकिन उसके अलावा धूप में या जब भी समय मिले दिन में अपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम या पैदल चलना, जो भी है साइकिलिंग, वो करते रहना चाहिए। और ज़्यादा प्रभावित छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को अस्थमा है, सीओपीडी है, उनको सर्दी में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जी। आजकल हम सुनते हैं इस मौसम के अंदर हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट जो है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है। जी क्या इसका मौसम से कुछ प्रभाव पड़ता है मौसम का, या फिर ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है? नहीं, बिल्कुल ये सर्दी के अंदर ज़्यादा केसेस अपने को देखने को इसीलिए मिलते हैं कि एक तो वो जो उसकी नियमित जो सप्ताह में जैसे हम अगर कहें 150 मिनट अगर आपको एक्टिविटी रहती है, शारीरिक श्रम, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, योगा है, जो भी अपने छोटी मोटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कम से कम सप्ताह में 5 दिवस या यूं कहें कि 150 मिनट कम से कम अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमें काफ़ी इससे बच सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ये लिमिटेशंस हो जाती है, पैदल घूमना, बाहर निकलना ये कम हो जाता है। उसके अलावा हमारा खान पान थोड़ा फैटी मील्स लेने लग जाते हैं, उसमें तली चिकनी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लेते हैं। शायद इसीलिए हम इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से आजकल पुकारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब और आर्टरीज जैसे मैंने बताया, जो रक्त जो हमारे अंदर जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो सिकुड़ भी जाती है सर्दी की वजह से, तो इसमें विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। नियमित रूप से अपना चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। जैसे शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट हैं तो शुगर की जाँच करते रहें, चिकित्सक से मिलते रहें, बीपी का भी अपने मॉनिटरिंग करते रहें, और अगर हार्ट पेशेंट हैं तो अपने कम से कम चिकित्सक की सलाह अनुसार ही आप
कैसे एक्टिव रह सकते हैं, क्या खान पान लेना चाहिए, उनसे पहले से ही सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक आम आदमी को कैसे इस चीज़ का आभास हो या लक्षण कैसे वो समझे इसके, या मुख्य संकेत क्या हो सकते हैं कि अब हमें इनमें से कोई परेशानी आ सकती है? निश्चित रूप से जैसा कि भारत सरकार काफ़ी समय से इस पर देखा कि पूरे विश्व के अंदर 70% से भी ज़्यादा मौतें जो है उनका कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसलिए भारत में, पूरे विश्व में चल रहा है अभियान, लेकिन भारत में हमारे विशेष रूप से नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रहा है। और उनका ये गोल, ये लक्ष्य हमारा सरकार का यही है कि 2030 तक जो हमारी जो कॉज ऑफ डेथ 70% से अबो है, उसको 30% तक कैसे कम किया जाए। तो उसका आम आदमी के जब भी वो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएगा, चाहे सब सेंटर से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज कहीं भी जाए, ओपीडी में जाएगा तो 30 वर्ष से ऊपर अगर वो है तो उसका स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। और उससे काफ़ी अभी तक पूरे भारत में 73 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुकी है, और विशेषकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, NCD की, जिसमें जैसे मैंने बताया कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कैंसर की भी, जैसे माउथ कैंसर, और आजकल तो PSC CSC पर हमारे जिला स्तर की टीम जाके और सर्वाइकल कैंसर की, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं जी। तो अगर उनको लक्षण लगता है तो उनको रेफर करके समय पर रोग की पहचान होगी तो उसको जल्दी कोई आगे खतरा नहीं रहेगा। अर्ली सबसे इसका NCD के बचाव का मुख्य 3-4 चीज़ें ये हैं। एक तो आपको अर्ली डायग्नोस हो जाए बीमारी का, तो उससे हम आगे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट समय पर शुरू हो जाएगा, स्क्रीनिंग की वजह से ये हो रहा है। और उसके अलावा जैसे लाइफ स्टाइल के संबंधित जो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आजकल, जैसे आप भी ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि जनमानस को अवेयरनेस हो, तो सब जगह स्वास्थ्य केंद्रों में भी पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, चिकित्सक भी बताते रहते हैं कि NCD से बचने के लिए ये के कारण है, जीवन शैली स्वस्थ अपनाएं। और साथ में हमारी जो फ्रंट लाइनर्स हैं स्वास्थ्य विभाग की, जैसे आशाएं, ANMs हैं, वो घर घर जाके भी लोगों को अवेयर कर रही हैं, स्क्रीनिंग कर। जी, निश्चित रूप से बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपने, उपयोगी जानकारी हमें दी, और ये अवेयरनेस के लिए ही हम इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। और जो स्क्रीनिंग है, स्वास्थ्य जांच अगर समय पे हो जाए तो निश्चित रूप से हम इन रोगों की रोकथाम जल्द से जल्द कर सकते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि की जो आपने बात की, ये शारीरिक गतिविधियां आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है डॉक्टर साहब, वो अधिकतर जिम में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या दवाइयाँ इस प्रकार की इस्तेमाल में लेते हैं, तो वो उनके लिए नुकसानदायक भी हो जाती है, और बिना डॉक्टर की सलाह के वो इस तरीके की दवाइयों का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाती है, और ऐसी शारीरिक गतिविधियां क्या उचित हैं? नहीं है, वो हर व्यक्ति की जो क्षमता अनुसार ही उसको शारीरिक श्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। उससे क्षमता से ज्यादा करेंगे तो वो विपरीत प्रभाव डालते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया, वो बिना चिकित्सक सलाह के स्वयं अपने स्तर पर कुछ पाउडर ले रहे हैं, कुछ स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, लीवर पर और सभी ऑर्गन्स पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो उनसे बचना चाहिए, अपने चिकित्सक सलाह अनुसार आप ले सकते हैं। और वैसे अगर आप स्वस्थ खान पान रखेंगे, नियमित व्यायाम कर रहे हैं आप, तो उसकी जरूरत ही नहीं है कि आपको अलग से कोई आर्टिफिशियल कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े। और आजकल हम सुनते हैं डॉक्टर साहब की बहुत ही कम उम्र के युवा को हार्ट स्ट्रोक आ गया या कार्डियक अरेस्ट। अच्छा भला था शाम को तो, और सुबह अचानक उठा और उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया और उससे नहीं रहा। तो ये इसके पीछे क्या कारण है? ये क्या रोग में आता है, या लाइफस्टाइल के कारण ये प्रभाव है, या ये फिर किसी व्यक्ति विशेष की बॉडी पर निर्भर करता है? नहीं, व्यक्ति विशेष तो मैडम जैसे मैंने बताया, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक डिजीज है परिवार में, तो उनको वैसे भी सतर्क रहना चाहिए। समय पर ही चिकित्सक की सलाह ले लें, अपनी सारी स्क्रीनिंग करवा लें कि कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, BP तो नहीं बढ़ा, उनको मालूम नहीं पड़ रहा, कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। चिकित्सक जांच करेंगे तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये रोग होने की संभावना अभी नहीं है, लेकिन जैसे प्री डायबिटिक है तो उनको मालूम पड़ जाएगा भी अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। तो ये आप लाइफस्टाइल को चेंज करें या ये खान पान अपनाएं ताकि आप कोई बीमारी नहीं हो। तो वो अपने ले नहीं पाते, जैसे अचानक जो आप बता रहे हैं, अचानक जो हो रहा है, तो वो आपने सलाह नहीं ली, उनको समय पर लक्षण को पहचाने नहीं। उसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही, और ज़्यादा हाई प्रोसेस्ड जो आपने डब्बा बंद खाना ले रहे हैं और जिसमें कैलोरी ज़्यादा, जैसे सुगरी आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, और साथ में तनाव भी रख रहे हैं, पूरी नींद, पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, पानी की भी कमी हो रही है। ये सारे फैक्टर्स जो मिल के फिर अचानक, जैसे आप बता रहे हैं, अचानक ये मालूम पड़ा कि उनके साथ ये हो गया।
तो ये सारे फैक्टर्स जीवन शैली से ही जुड़े हुए संबंधित हैं। प्लस अपनी बिल्कुल। अवेयरनेस से संबंधित। यानी कि अवेयरनेस रखें, समय समय पर कंप्लीट बॉडी चेकअप्स करवाना जरूरी है ताकि कोई भी प्रकार समय की पर अगर लक्षण समस्या। पहचान लेंगे, बीमारी की डायग्नोस हो जाएगा तो उसे बचा जा सकता है आगे। जी बिल्कुल। आपने बात करी न्यूट्रिशन और पोषण की, कि सही खाना और शुद्ध खाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो बच्चों में, महिलाओं में और बुजुर्गों में किस प्रकार का आहार होना चाहिए जिससे कि विशेषकर असंक्रामक रोगों से बचा जा सके? हेल्दी खान पान रखें, अपने घर का ही बना हुआ खाना खाएं तो सबसे बेहतर है। मजबूरी में अगर बाहर से लेना पड़े तो कम से कम जैसे मैंने बताया वो जंक फूड सेवन ना का करें। नाम जंक फूड इसीलिए है कि वो जंक है। उसके अलावा फैटी मील्स ले रहे हैं, इससे बचना चाहिए। हेल्दी रखें, स्वस्थ और बिना मिलावटी खाना अगर इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा ऑयली आइटम से अगर हम बचते हैं, स्नैक्स ले लिया, बिस्किट ले लिए, केक ले लिया, ये सारा इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और आगे बीमारी होने का खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात आपने पहले भी पूछा था, व्यसन अगर व्यक्ति कोई करता है तो उसमें जैसे तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तंबाकू कई रूप में लेते हैं लोग, जैसे जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, अलग अलग जगह नस्वार, लेकिन उसका अलग अलग रूप है। लेकिन है तो तंबाकू तो वो सेल डैमेज करता है और रक्त वाहिनी को पर डैमेज करता है, लीवर को, ब्रेन को, पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव रहता है। वो डिप्रेशन भी आ जाता है। और उसके अलावा तनाव से बचना चाहिए। तनाव आजकल आज के जीवन में वो तो सबसे हर किसी को है, चाहे छोटा बच्चा है उसको भी एग्जाम का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से बचना और अच्छा खाना खाना, शुद्ध भोजन जिसमें कि सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस हो, वो तो बेहद ज़रूरी है किसी भी प्रकार के रोग से बचने के लिए। और सबसे बड़ी बात, चीनी का, नमक का और अपने तेल और घी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। और वो भी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो उतनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्रोनिक डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। संतुलित भोजन बेहद ज़रूरी है। एक सीमा में व्यायाम भी करें, एक्सरसाइज करें जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। समय समय पर नियमित स्वास्थ्य जांच, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये बेहद ज़रूरी है शुरुआती अवस्था में अगर हम रोगों को पहचानना और रोकना चाहते हैं तो। अभी आपने हमें कुछ सरकार द्वारा प्रोग्राम्स और योजनाओं के बारे में बताया। इसके अलावा कौन से मुख्य कार्यक्रम हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं? सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रीनिंग का तो बताया मैंने। स्क्रीनिंग में अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो निःशुल्क उनको मेडिसिन दी जाती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो जैसे महीने भर की आपने मेडिसिन फ्री दी तो निश्चित रूप से जो रोगी है वो दवा लेगा तो कंट्रोल रहेगी बीमारी। दवाई नहीं ले पाते हैं तो फिर वो बीमारी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। शुगर है तो उससे वो किडनी की अभी बहुत ये प्रमुख कारण माना गया है, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज है। उसका हाइपरटेंशन और डायबिटीज मरीजों में सीधा संबंध है उनका। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की रेगुलर दवाई लेंगे, रेगुलर जांचें कराएंगे तो वो दूसरी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचा जा सकता है, स्ट्रोक से बचा जा सकता है, कैंसर से भी बचा जा सकता है। अगर ये सरकार कार्यक्रम चला रही तो इसीलिए चला रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें और बीमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसकी मृत्यु जो होती है NCD की वजह से वो कम से कम की जाए, मृत्यु दर को कम से कम रखा जाए। और सभी प्रकार की गवर्नमेंट द्वारा है वो आम आदमी को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जाते जाते आप युवाओं को और आम श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो क्या ऐसे कदम उठाएं जिससे कि स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके, और चलते चलते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि पहले भी बताया, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण NCD होता जा रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोगों से बचने के लिए आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा। और हमारे पूर्वज जो मोटा अनाज, मिलेट्स वगैरह का प्रयोग करते थे वो प्रयोग करें। और प्रोसेस्ड खाना और ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी या ज़्यादा तेल घी का इस्तेमाल नहीं करें। तली चिकनी चीज़ें जो हमें रेडीमेड जो मिल रही है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। उसके अलावा हम तनाव से बचें, मेडिटेशन करें, योगा करें और नियमित रूप से आप कम से कम सप्ताह में 150 मिनट आपने कोई भी व्यायाम करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या योगा, और जो भी हमारे आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अपने हॉबीज से जुड़े रहें और तनाव से बचें और व्यसन से बिल्कुल मुक्त रहें, जैसा कि तंबाकू है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचा जा सके। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि असंक्रामक रोग हमारे जीवन में चुपचाप से प्रवेश करते हैं और स्वस्थ आदतें अपनाना ही इन रोगों
रोगों से बचने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। आशा करते हैं कि आज की जो जानकारी डॉक्टर मोहम्मद अबरार पंवार साहब ने हमें दी वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी और परिवार की सेहत के प्रति आप और अधिक जागरूक बनेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार मैडम आप।